डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट 1002 कोड में एक यूनिट है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 4, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक प्रेशर अर्थात दाब से संबंधित है। हम इस लेक्चर में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे। दाब, जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में कुछ यूनिट्स वगैरह की भी हम बात करेंगे। साथ के साथ हम टाइप्स ऑफ प्रेशर जो हैं, अलग अलग प्रकार हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर जैसे है, गेज प्रेशर है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनकी भी बात अलग से करेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अर्थात हम 3 महत्वपूर्ण प्रकारों की बात करेंगे: वायुमंडलीय दाब, गेज दाब और एब्सोल्यूट प्रेशर अर्थात निरपेक्ष दाब। सबसे पहले हम देखें दाब क्या होता है। जब हम किसी सतह या क्षेत्रफल पर उसके लंबवत किसी प्रकार का कोई बल लगा रहे हों तो उस सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। व्हाट इज प्रेशर? वी कैन से दैट प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दैट एरिया और सरफेस। अर्थात सिंपल वे में हम ये कहें कि यदि किसी सतह पर लंबवत बल जो है वो F लग रहा हो और सतह का क्षेत्रफल A हो, एरिया A हो, तो उस सतह पर जो दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, उसे हम ये कहेंगे F/A। A क्षेत्रफल पर लंबवत बल F लग रहा है, इकाई क्षेत्रफल पर F/A बल जो है वो लगेगा, अर्थात यही दाब कहलाएगा, जिसे हम P से प्रदर्शित करेंगे। P बराबर होगा F/A। F बल है और A क्षेत्रफल है। F इज फोर्स, A इज एरिया। अब इसके एसआई मात्रक की बात कर लें तो देखिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ये बल है F, इसका एसआई मात्रक न्यूटन। A क्षेत्रफल है, इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, तो जगह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये वैज्ञानिक के नाम पर आधारित होने की वजह से इसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा और इसे हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब, प्रेशर एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यद्यपि हम लोग कई बार बोलते हैं कि दाब इस दिशा में लग रहा है, लेकिन ऐसा कर देने से दाब सदिश राशि नहीं हो जाती। सदिश राशि वही होती है जो सदिश विनिमय जो गुणधर्म है हमारे वेक्टर अलजेब्रा जो है उनको फॉलो करती है, वही क्वांटिटी वेक्टर होती है। दाब अदिश राशि है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, दो वी कैन एसोसिएट डायरेक्शन विथ इट। अब ये देखिए आप, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया F/A। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं, 2 वस्तुएं हैं, दोनों के जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अलग अलग है। ये देखिए आप, इस वस्तु का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर, जबकि इस वस्तु का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर। दोनों पर सेम फोर्स हम लगा रहे हैं, समान दाब, समान बल हम लगा रहे हैं, नॉट दाब, हम दोनों वस्तुओं पर समान बल लगा रहे हैं 100 न्यूटन। सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एरिया। इस पर देखिए 100 न्यूटन फोर्स 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा है, तो प्रेशर दाब कितना हो जाएगा 100/0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल, जगह 1000 पास्कल्स। जबकि इसी पर, इस वस्तु पर भी 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कम है, एरिया जो जहां पर फोर्स लग रहा है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसी स्थिति में इस पर जो दाब होगा वो हो जाएगा F/A 100/0.01 एंड दैट इज 10,000 पास्कल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं पर बल भले ही समान लग रहा हो, लेकिन जो बल लग रहा है वह अलग अलग क्षेत्रफल पर लग रहा है, इसलिए दोनों वस्तुओं पर दाब अलग अलग है। जिस पर जो है बल जो है जिस पर कम क्षेत्रफल पर लग रहा है तो दाब अधिक है, अधिक क्षेत्रफल पर लग रहा है तो दाब कम। ये देखिए आप, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप देख सकते हैं। ये देखिए शार्प नाइफ, ठीक है, चाकू है, तीखा है, क्षेत्रफल कम है,
अब यहाँ पर आप देखिए सेम फोर्स इन दोनों पर लगा रहे हैं, ठीक है, समान बल दोनों पर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ एरिया कम है। तो सेम फोर्स जब लगाएंगे, एरिया यहाँ पर कम है तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा जनरेट होगा, वही फोर्स यहाँ पर लगाया जाएगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो ये नाइफ जो है वो डल कहला रहा है और ये शार्प नाइफ है। आप इसे डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैनिक जीवन में भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर चाकू आपके पास तीखा है, शार्प किया हुआ है, तो आप आसानी से उसको काम में लेकर के और अपना कार्य जो है सब्जी काटने का कर सकते हैं। डल नाइफ है अगर आपके पास तो उससे सब्जी आसानी से आपसे नहीं कटेगी। इसका कारण क्या है कि सेम फोर्स ऑफ बल लगाए हैं, समान बल हम भले ही लगा दें, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर डिफरेंट होगा, अतः काम हमारा जो है वो नहीं हो पाएगा। शार्प नाइफ एक्सर्ट लार्ज प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू द स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसा मैंने कहा, स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सेम फोर्स, लार्ज प्रेशर, ठीक है। डल नाइफ एक्सर्ट स्मॉल प्रेशर, सेम फोर्स, ज़्यादा एरिया पर लग रहा है तो प्रेशर कम हो गया है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। कुछ और उदाहरण हम लें, स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्ट्रैप्स, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं जो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल के बैग हैं बच्चों के, उनकी स्ट्रैप्स जो होती है वो वाइडर होती है। ऐसा क्यों होता है? जब वाइडर स्ट्रैप्स होगी तो उसका जो भार है बच्चों पर, उसका प्रभाव कम होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो गया तो भार का जो प्रभाव है, जो कि दाब के रूप में आता है, प्रेशर के रूप में आता है, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ, ये अभी अपन ने देखा कि शार्प नाइफ है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, सेम फोर्स उस पर लगेगा, तो यहाँ पर शार्प नाइफ जो है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, हम आसानी से कोई भी वस्तु उससे काट सकते हैं ब्लंट नाइफ की तुलना में। ब्लंट नाइफ का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वह ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर उसका प्रभाव कम रहेगा, भले ही सेम फोर्स हम लगाएं। अब बिल्डिंग्स है वाइडर फाउंडेशन, जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो देखिए आप, उसकी फाउंडेशन जो है वो वाइडर होती है ताकि ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आए। तो सेम अगर उस पर फोर्स लगता भी है ऊपर से, तो भी यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो प्रभाव जो है, भले ही बल ज़्यादा लगो, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने से प्रभाव उसका कम होगा या इफेक्ट उसका कम होगा। ईजियर टू वॉक ऑन सैंड विथ फ्लैट शूज रादर देन शूज विथ शार्प हील्स। अगर आप रेत पर चल रहे हैं तो इस प्रकार के शूज से आप आसानी से चल पाएंगे इसकी तुलना में, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, तो यहाँ पर सेम फोर्स जो है वो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा बल दाब यहाँ पर प्रेशर जो है वो लगेगा, तो इसका जो है इससे आपको चलने में दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हमको रेत पर चलना है तो शूज़ कैसे होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए, जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो। दलदल में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें लेट जाए, ताकि उसके शरीर का अधिकांश भाग दलदल के संपर्क में आ सके और नीचे की ओर उस पर कम दाब लगे, बल नहीं, कम दाब उस पर लगे। कील का हिस्सा देख सकते हैं आप, कील जहाँ पर जब आप ठोकते हैं उसको किसी दीवार पर लगाने जाते हैं तो निचला हिस्सा उसका नुकीला बनाया जाता है ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाए और कम बल लगाने पर भी वह कील आसानी से दीवार में धंस जाए। अगर कील भोटी है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उसका क्षेत्रफल बड़ा होने से हम कितना ही उस पर फोर्स लगाएं, वो दीवार में आसानी से नहीं धंसती है। तो इस प्रकार से आप डेली लाइफ में प्रेशर के कुछ इफेक्ट, यहाँ पर दाब के कुछ प्रभाव आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगाया गया दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के अराउंड, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, वो सब गैसेज जो है वो क्या करती हैं, पृथ्वी की सतह पर बल लगाती हैं। अब पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, पृथ्वी की सतह हम बात कर रहे हैं उसकी इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं, जितनी भी लेयर्स है एयर की, वो सब क्या करती है, बल लगाती है। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाएगी वही क्या कहलाएगा, दाब या वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। वायुमंडलीय दाब को हम जो है ऐसा ही मात्रक बार के रूप में नाप सकते हैं। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे
कॉलम के भार के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो है वह मरकरी का, मेरे पास कोई कॉलम हो लंबा, जिसमें पारा कितने सेंटीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक भरा हुआ हो, 76 सेंटीमीटर तक भरा हुआ हो, तो जो दाब पारे का 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम का होगा वही दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। प्रैक्टिकल के द्वारा हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब कुछ यूनिट्स यहां पर देख लीजिए। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब जैसा मैंने कहा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये होता है 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और टोर ये भी एक मात्रक है वायुमंडलीय दाब के लिए स्पेशली, तो 1 टोर इक्वल टू 113.322 पास्कल। तो इस प्रकार से आप कई यूनिट्स यहां पर देख सकते हैं। 1 बार जैसा कि यहां पर आ गया 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 पास्कल। वायुमंडलीय दाब को कई बार सेंटीमीटर में, जैसा मैंने अभी बताया आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इंच में भी नाप सकते हैं, मिली बार में भी व्यक्त कर सकते हैं। सी लेवल सागर तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर या 1013.25 मिली बार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। वी कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। अब हम बात कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी सहायता से हम मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने बैरोमीटर से मेजर किया। बैरोमीटर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा और उसकी सहायता से हम जो मौसम है, वेदर की जो है वो डिस्क्रिप्शन हम, जो उसका एस्टिमेशन है, पूर्वानुमान है, वो बता सकते हैं कि आगे वेदर कैसा रहने वाला है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना हो कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण तूफान आने की संभावना, तो वो देख सकते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे की तरफ गिरता है तो इसका मतलब ये है कि आंधी या तूफान आएगी। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश के होने की संभावना होती है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो हम ये कहते हैं कि मौसम जो है वह साफ रहने की संभावना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर अगर आप जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। उसके पीछे क्या कारण है वो आप देख सकते हैं। जब हम पहाड़ पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, जिससे पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वह भी कम हो जाता है। अर्थात पानी जो है वह कम ताप पर ही उबलने लग जाता है, तो उसे पूरी ऊष्मा वहां पर नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में वहां पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार से वायुयान में जब यात्री बैठे होते हैं तो उनके फाउंटेन पेन से शाही रिस जाती है। ठीक है, तो ये भी आप किसकी वजह से होता है कि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो कम होगा, तो वहां पर फाउंटेन पेन में शाही होगी, वो रिस करके बाहर आने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं द्रव का। जिस प्रकार से वायु दाब लगा रही है या अन्य वस्तुएं दाब लगाती है, उस प्रकार द्रव जो है, लिक्विड जो है, वह भी प्रेशर लगाता है। द्रव के जो भी अणु हैं वो बर्तन की दीवार जिसमें रखा गया है द्रव या उसके पैंदे के पर जो है वो दाब लगाता है। अब कैसे दाब को परिभाषित करते हैं? परिभाषा ठीक उसी प्रकार की है। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा पैंदे के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। व्हाट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड? वी कैन से दैट pressure of liquid is force exerted by liquid molecules on the walls of the container or bottom of the container of unit area. Force exerted per unit area on the walls of the container or on the bottoms of the container by the liquid molecules. तो वो आपका प्रेशर कहलाएगा लिक्विड की वजह से। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है
यद्यपि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको याद रखेंगे। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर मुझे दाब चाहिए द्रव के कारण, तो वह दाब सबसे पहले तो कि द्रव की सतह से उसकी ऊंचाई कितनी है उस बिंदु की, अर्थात गहराई कितनी है तो h, जो द्रव है उसका घनत्व कितना है d, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो उस द्रव के कारण उस बिंदु पर जो दाब है वो हो जाएगा P बराबर एच डी जी। h उस बिंदु की द्रव की सतह से गहराई, डेप्थ है उस पॉइंट की कहां से, सरफेस ऑफ लिक्विड से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड d, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हो जाएगा एच डी जी। गेज प्रेशर इंपॉर्टेंट है। गेज प्रेशर क्या होता है ये देखिए आप, गेज दाब या गेज प्रेशर किसी तंत्र का वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब के स्तर को हम यहां पर रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, अर्थात जो भी प्रेशर अपन लेंगे वायुमंडलीय दाब के को जीरो लेवल मान करके लेंगे। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर भी हो सकता है और नेगेटिव गेज प्रेशर भी हो सकता है। वायुमंडलीय दाब के स्तर को निर्देश स्तर मानते हुए हम दाब को नापते हैं, तो वह गेज दाब कहलाता है। सामान्य सूत्र हमारे पास है इसके लिए, Pg फॉर गेज प्रेशर, Pg फॉर गेज प्रेशर इज इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज दाब को मैनोमीटर से नापा, जिस प्रकार से हमने बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर is to be measured with the help of barometer, gauge pressure is to be measured with the help of manometer। ठीक है, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर का नाम जरूर सुना होगा, रक्तदाब का। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वह गेज दाब के रूप में ही मापा जाता है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें जो पहिए होते हैं, टायर्स, उनमें जो वायु का दाब होता है, हम लोग कहते हैं इतना प्रेशर होना चाहिए, तो वो वहाँ पर गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर नहीं है। इट इज गेज प्रेशर, इट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निरपेक्ष दाब, निरपेक्ष दाब क्या होता है वो देख सकते हैं आप, गेज दाब और वायुमंडलीय दाब के योग के बराबर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P इज इक्वल टू Pg प्लस P एटमॉस्फेरिक। निरपेक्ष दाब भी कई जगह काम आता है। सामान्यतया जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, और जहाँ लेबोरेटरी में हम काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो वहाँ पर उपयोगी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए वहाँ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी अफेक्ट होता है। ठीक है, बिकॉज एक्चुअल प्रेशर इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो ये चीज़ आप देखेंगे। इस प्रकार से आज हमने प्रेशर से संबंधित, दाब से संबंधित सारे टॉपिक यहाँ पर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।